पिछले वीडियो में मैंने फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में साउंड वेव्स के प्रकार, कुदरत के तरह तरह की बाधाओं के कारण आवाज़ की रफ्तार में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको विस्तार से बताया था। अब सवाल ये है कि फ्रीक्वेंसी के अनेक रूप को अगर मान लीजिए ऊपर नीचे ज़रा सा करते हैं इक्वलाइजर्स के रूप में, पिच के ऊपर नीचे करने से आवाज़ को कैसे ह्यूमन और एनिमल फ्रेंडली बनाते हैं। आज मैं आपके सामने इस सवाल को विस्तार से इस पीवी लॉग में यानी कि साउंड के तीसरे हिस्से में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल रग्गारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें बेसिक फिजिक्स के अध्याय साउंड के तीसरे हिस्से में आगे की कहानी आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए हैं एंड इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी आप सबसे विनम्र विनती है कि आप साउंड के पहले दो हिस्से को आप ज़रूर से देखें, तभी आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो में जो है वो साउंड की कहानी को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि कुछ कहानी ऐसी रहती है जो कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। क्या है कि बीच में अगर ब्रेक लगाऊंगा तो बार बार उसी चीज़ों को फिर से रिपीट करना पड़ेगा, तो इस लंबी वीडियो के लिए क्षमा करें। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इस साउंड चैप्टर को अच्छे से समझें। ऑल राइट, विदाउट वेस्टिंग एनी अदर मोमेंट, इस साउंड की कहानी को आगे प्रोसीड करता हूँ। मान लीजिए वो साउंड सोर्स सेम फेज में हो और सेम मीडिया में हो, तो उस ऑडिबल फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा भी अगर जैसे मान लीजिए छेड़छाड़ अगर करते हैं, थोड़े से एम्पलीट्यूड को भी अगर जैसे मान लीजिए छेड़छाड़ करते हैं, तो कैसे पूरे के पूरे साउंड का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। इस चीज़ को कभी कभी आप जो है वो म्यूजिकल नोट में महसूस करते हो, या फिर कभी कभी इस चीज़ को एज अ नॉइस के रूप में आप जो है वो महसूस करते हो। किस तरह से इक्वलाइजर में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में आपको बेस के फॉर्म पर भी मिलता है और आपको ट्रिबल के फॉर्म पर भी उस म्यूजिकल नोट को आपको जो है वो महसूस करते हैं। कभी कभी अगर फ्रीक्वेंसी अगर कम करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी एज अ जो है वो आपको एक म्यूजिकल नोट के रूप में जो है वो आपको महसूस होती है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो वो एज अ नॉइस के रूप में कभी कभी जो है वो तब्दील हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मान लीजिए साउंड सोर्स अगर स्टेशनरी हो तो किस तरह से आपका वो साउंड का बिहेवियर पूरा का पूरा होता है। आइए इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक पॉइंट से निर्धारित समय पर साउंड एनर्जी कितने एरिया को कवर अप करता है, बशर्ते वो साउंड एनर्जी उस प्लेन में ट्रैवल कर रही है जो कि वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है, तो इसे साउंड की इंटेंसिटी कहते हैं। ये साउंड की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साउंड के स्पीड पर, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी पर, जिस मीडिया पर तैरेगी उसकी डेंसिटी पर, और उस साउंड वेव के एम्पलीट्यूड पर। इन सब को कंबाइन करूँ और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के बाद 2π² कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये सारा प्रोडक्ट साउंड की इंटेंसिटी कहलाती है, जिसकी SI यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर में होती है। मगर इस साउंड वेव को हमें एम्पलीट्यूड के ज़रिए थोड़ी ना देखना है, जो हमें वेवफॉर्म के इक्वलाइजर्स और हिस्टोग्राम में हमको देखने को मिलता है। हमें तो वो साउंड सुनाई देती है। तो इंसानों के पास ये साउंड को सुनने की एक एबिलिटी होती है, जिसमें हम एम्पलीट्यूड को जज करते हैं, जिसमें हम इंटेंसिटी को जज करते हैं, तो इसे हम लाउडनेस कहते हैं। आपका दिमाग जो उस साउंड एनर्जी को सुनता है कानों के ज़रिए, वो कान आपके दिमाग में वो ब्रेन सिग्नल भेजता है, जिसके कारण वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में आपको जो है वो सुनाई देती है, तो आप उस लाउडनेस को सहन नहीं कर पाते। तो आपका दिमाग क्या करता है कि आपका कान आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है, जिसके कारण आप दूसरों को बोलते हो कि प्लीज़ लाउडनेस को कम कर, तो वो कान आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है, जिसके कारण आप दूसरे को बोलते हो कि ऊंची आवाज़ में बात मत कर, बोले तो वॉल्यूम कम कर, नहीं तो भाई का हट जाएगा। यानी कि आपका कान उस हाई इंटेंसिटी से निकलने वाले सिग्नल को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो उस बॉडी के साउंड जनरेट करने वाली जो उस बॉडी के लिए वो जो है वो इंटेंसिटी कहलाती है, लेकिन आपके लिए जो आप कानों से उस आवाज़ को बर्दाश्त करते हो, जो उस आवाज़ को महसूस करते हो, तो उसे लाउडनेस कहते हैं। और आप कहते हो कि वॉल्यूम कम कर, या फिर टीवी या फिर म्यूज़िक सिस्टम के रिमोट कंट्रोल को उठाते हो तो उस वॉल्यूम के माइनस बटन को दबाते हो, जिसके कारण आप क्या करते हैं कि उस साउंड जनरेट करने वाली इंटेंसिटी को अपने सुनने लायक आप एडजस्ट करते हैं। यही डिफरेंस आपके सामने लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच पहला अंतर है। आप इसे वेबसाइट की स्क्रीन में अभी देख रहे हैं। तो लाउडनेस इंसानों के समझने की चीज़ होती है, इंटेंसिटी मशीन के साउंड वेव बनाने की चीज़ है। लाउडनेस की यूनिट डेसिबल्स में होती है
और इंटेंसिटी के तो मैंने जस्ट अभी अभी बताया, वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। लाउडनेस का इंसानों के कान से लेना देना है, मगर इंटेंसिटी मशीन की चीज़ होती है। लाउडनेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इसलिए ये सब्जेक्टिव क्वांटिटी होती है, मगर इंटेंसिटी का एक ही काम है, साउंड की एनर्जी को जनरेट करवाना, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी कहलाती है। मैथमेटिक्स की भाषा में अगर इन दोनों के बीच रिलेशन बताऊं, सो लाउडनेस इज द लॉगरिथमिक स्केल ऑफ द इंटेंसिटी। इस लाउडनेस की यूनिट डेसिबल में डेसी लिखा है, यानी कि 10 का बेस फैक्टर लगाया जाता है। ये जो डेसिबल में बेल वर्ड जो लगा हुआ है, ये टेलीफोन के जनक और नोबेल प्राइज विनर अलेक्जेंडर ग्रैम बेल से आया है। तो इसका मतलब आप किसी भी म्यूज़िक प्लेयर में साउंड की प्रॉपर्टीज़ को खोलकर आप उसके म्यूज़िक को अच्छे से सुनने के लिए इक्विलाइज़र खोलते हैं। क्या आप उसकी हर एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में एम्पलीट्यूड्स को आप जो है वो एडजस्ट करते हैं? जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो है वो बेस को आप एडजस्ट करते हो, मिडिल में आप नॉर्मलाइजर को एडजस्ट करते हो, और राइट हैंड साइड में आप उसके ट्रिबल्स को आप एडजस्ट करते हो। यस, इंसानों के समझने के लिए अगर उस डिवाइस में जनरेट हो रही इंटेंसिटी को अगर अपने हिसाब से लाउडनेस को समझूं, तो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह की आवाज़ें जो है वो सुनाई देती है, जिसकी इंटेंसिटी उन्हीं साउंड के किनारे जो है वो लिखी हुई है। जो टेक्निकल एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे विनती है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये टेबल बहुत काम आएगी। पिछले वीडियो में ऑडिबल वेव्स को फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में बताया था। अब अगर उसी ऑडियो वेव्स को लाउडनेस यानी इंसानों के सुनने के संदर्भ में अगर विस्तार से बताऊं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंसानों की शक्ति 45 डेसिबल्स तक बताई गई है, यानी इंसानों के लिए इस पावर को फेथफुली सुना जा सकता है। 50 डेसिबल तक आदमी को जगाने के लिए शोर एक्सेप्टेबल कहलाता है। 75 डेसिबल अगर हुआ तो WHO ने इंसानों के लिए हानिकारक बताया हुआ है। 80 डेसिबल्स तक ये साउंड नॉइस कहलाएगा, विच इज़ वेरी डेंजरस टू अस। 90 डेसिबल ये मैक्सिमम लिमिट होती है, इससे ज़्यादा अगर सुना तो आदमी सुनने की शक्ति भी खो सकता है, और अगर 150 डेसिबल अगर हुआ तो आदमी एबनॉर्मल हो जाएगा। अभी तक तो मैंने साउंड वेव्स के एम्पलीट्यूड को एडजस्ट करने की बात की। अब अगर जैसे मान लीजिए उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को अगर मान लीजिए ऊपर नीचे करते हैं, तो वो जो आपको साउंड सुनाई देता है उसे पिच को एडजस्ट करना कहते हैं। ये पिच 100% फ्रीक्वेंसी पर निर्भर रहता है। अब इस पिच को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं 3 एग्जांपल्स के जरिए आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहला इलस्ट्रेशन, अगर मैं वेवफॉर्म्स के जरिए बताऊं, तो इस फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले वेवलेंथ में बदलना पड़ेगा। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द वेव स्पीड वेवलेंथ रिलेशन, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एक्सक्यूज मी मैं गलत कह रहा हूँ, V इज इक्वल टू एन लैम्डा या V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। हम इस तरह से जो है वो साउंड फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में वेव की स्पीड को कहेंगे। तो ये आपके सामने नॉर्मल साइन वेव है, जिसे मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसकी अपनी वेवलेंथ होगी, जिसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी को कम करूँ तो ये वेवलेंथ साइन वेव की बढ़ जाएगी, जिसे ग्रेव साउंड कहते हैं, जिसे इस ग्रीन वेवलेंथ के साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसे ये वेवलेंथ का बढ़ना इसे ग्रेव साउंड कहलाता है। अगर फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करता हूँ तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, जैसा कि इस रेड वेवलेंथ की साइकिल को देख रहे हैं, तो इसे श्रिल साउंड जो है वो कहलाता है। पर जैसा कि मैंने बताया, साउंड जो है वो देखने की चीज़ नहीं होती है, सुनने की चीज़ होती है। तो चलिए उसके ज़रिए भी बताता हूँ सेकेंड इलस्ट्रेशन में। अभी जो आप मेरी आवाज़ एट प्रेजेंट जो सुन रहे हैं वो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी की है, वज़नदार आवाज़ है। अगर मान लीजिए एम्पलीट्यूड को वैसे ही रखता हूँ, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए फ्रिक्वेंसी को कम किया तो मेरी आवाज़ कुछ इस तरह से थी, जिस तरह से आप जो है वो वीडियो गेम्स में या फिर हॉरर मूवीज में इस तरह की आवाज़ जो है वो महसूस करते हैं अपने टीवी सेट्स पर या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो इसे ग्रेव साउंड कहते हैं। अगर मैं उस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा अगर मान लीजिए ऊपर करता हूँ, एम्पलीट्यूड वैसे ही रखता हूँ, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा ऊपर किया तो मेरी आवाज़ जो है वो इस तरह की निकलने लगती है, जिस तरह के छोटे बच्चे आवाज़ निकालते हैं या लड़की आवाज़ निकालती है। तो इस तरह की आवाज़ को फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इस तरह की आवाज़ को श्रिल साउंड कहते हैं। तो ये तो था दूसरे इलस्ट्रेशन का पिच टर्म। मुझे पता है कि आपको इससे भी समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए तीसरे इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ आपको। इस तीसरे इलस्ट्रेशन को इस एकॉस्टिक गिटार से
ये जो मेरा गिटार है, इससे जो है वो अच्छे से समझाए जा सकते हैं। मान लीजिए मैं ई कॉर्ड को जो है वो एज अ नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ले रहा हूँ एट प्रेजेंट। तो ई कॉर्ड को अगर जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये जो आप एट प्रेजेंट आप सुन रहे हैं, ये इस तरह की टोन, इसको मान के चलिए कि ये नॉर्मल ई है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी को माइनस करता हूँ, यानी कि ऊपर वाले स्ट्रिंग, ये जो मोटा स्ट्रिंग जो दिख रहा है, अगर मैं इस तरह की, अगर मैं यहाँ से इसको सपोज करता हूँ, एम्पलीट्यूड वही है लेकिन फ्रीक्वेंसी को मैंने कम किया है, तो इसका मतलब इस चीज़ को हम जो है वो ग्रेव साउंड बोलते हैं। अब अगर जैसे मान लीजिए इस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से अगर मान लीजिए मैं फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करता हूँ, तो हमें जो है वो इस तरह की टोन सुनाई देती है। नोटिस कर रहे हो, एम्पलीट्यूड वही है लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा बढ़ाया, तो इस तरह से आपको जो है वो श्रिल साउंड आपको जो है वो सुनाई दे रही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये पिच साउंड के टर्म्स पर क्या होता है। अब अगर मान लीजिए इंटेंसिटी और पिच, अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाए, तो ये दोनों चीज़ों से इंसान साउंड की क्वालिटी को जज करता है। ये दोनों ही वर्ड साउंड की क्वालिटी को दर्शाते हैं। क्या बाकी वेव्स की तरह साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट होती है? 100% यस। और वही कारण है कि आपको अपनी ज़ुबान से निकली हुई आवाज़ आपको ही सुनाई दे रही है। जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने साउंड का ट्रैवल लेफ़्ट से राइट पर मैंने बताया था। अगर आपके सामने एक सॉलिड वॉल सामने खड़ा कर दें, तो उस दीवार में साउंड टकराने से पहले वो एज यूजुअल हवा के कण उस साउंड वेव को एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होते होते आपकी आवाज़ आगे बढ़ती है, और दीवार से टकराने के बाद जिस डायरेक्शन से वो आवाज़ आई थी उसी डायरेक्शन में आपकी आवाज़ आपकी तरफ आएगी। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन मैं इस सॉलिड वॉल की जगह अगर मैं एक रिजिड वॉल रख दूँ, रिजिड वॉल कहने का मतलब अगर जैसे मान लीजिए उसका डेंसिटी अगर मान लीजिए चेंज होती रहती है, पोस्टर के फॉर्म पर या फिर कोई और सामान अगर रखते हैं, तो रिजिड वॉल अगर रख देंगे तो क्या होगा, स्टिल वो आवाज़ आपको सुनाई तो देगी रिफ्लेक्ट होते हुए, लेकिन रिपीटेड फॉर्म पर। तो इस तरह के साउंड के रिपीटिंग रिफ्लेक्टिंग फिनोमिना को एको कहते हैं। ये तभी हमको महसूस होती है जब रिफ्लेक्टर ज़्यादा डिस्टेंस और हाईली डेंस्ड हो, जैसे रिजिड वॉल, टावर या पहाड़ के ऊपर रहे। वहाँ से अगर जैसे मान लीजिए ओ या अपने नाम ज़ोर से चिल्लाओ, तो आपकी आवाज़ रिपीटेडली आपको जो है वो सुनाई देती है कुछ मोमेंट तक। और दैट्स द रीज़न एक खाली रूम में एकोज़ जनरेट करना और एक भरे हुए पर्दे से भरे हुए रूम पर एकोज़ जनरेट करने में बहुत अंतर होता है। उसी के कारण से इस माइक्रोफोन से आपको मेरी आवाज़ जो है वो अच्छे से सुनाई दे रही है। अगर आपको दूसरे इंसान के साथ अगर कन्वर्सेट करना है, 2 मैन कन्वर्सेशन अगर जैसे मान लीजिए करना है, तो लीस्ट डिस्टेंट ऑफ एको जो होती है वो 17 मीटर के करीब होती है। यानी कि 17 मीटर के करीब में ही आपको जो है वो उसके कवरेज में रहना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया कि साउंड वेव्स वाइब्रेशन की वजह से सुनाई देती है, लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। अब मान लीजिए उस बॉडी को एक बार डिस्प्लेस करें उसी पोजीशन से, तो वो खुद ही वाइब्रेट हो रहे हैं। उसकी अपनी ही एक फ्रिक्वेंसी है जिसे नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर अगर कोई बॉडी खुद वाइब्रेट करे तो उसे फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे ये एकॉस्टिक गिटार का डायग्राम जो अभी इस समय वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ वुडन साउंड बॉडी आपको गिटार की टोन सुनाई दे रही है। सोचिए अगर मैं वुडन बॉडी को अगर मैं हटा दूं यहाँ से और खाली ये 6 स्ट्रिंग्स ही बंधे रहते, तो क्या ये आपको गिटार टोन सुनाई देते? ज़रूर सुनाई देते, मगर बहुत ही कम इंटेंसिटी में। आपको कान पास ले जाना पड़ेगा उस ब्रिज के पास, तभी जाके आपको जो है वो गिटार के स्ट्रिंग्स आपको सुनाई देते हैं। अब ये बॉडी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी बना रही है, इसके साथ कुछ और बॉडी अगर जोड़ देते हैं या उस वाइब्रेटिंग बॉडी को टेबल या स्टूल के ऊपर अगर रख देते हैं, तो उस साउंड जनरेटिंग बॉडी के साथ वो अटैच्ड बॉडी असेंबली भी वाइब्रेट करने लगेगी, जिसके कारण वो बॉडी के साथ साथ वो अटैच्ड बॉडी भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जनरेट करने लगेगी, जिसे वो सामने बैठा 45 इंच पर भी बैठा आदमी समझ सकेगा। तो इसे फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने गिटार के एग्जाम्पल में बताया था, ये स्ट्रिंग मैंने जो है वुडन बॉडी मैंने हटा दिया, अब उसी वुडन बॉडी को वापस से जो है वो लगा दीजिए, तो कैसे उस गिटार के स्ट्रिंग के टोन आपको इस गिटार के साउंड होल से आपको सुनाई देते हैं। गिटार स्ट्रिंग के टोन्स बाद में डिमिनिश हो जाते हैं क्योंकि वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी उस पूरे होल बॉडी असेंबली की फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं होती। मान लीजिए वो बॉडी
और वो सेकेंडरी बॉडी जो अटैच्ड है, अगर जैसे मान लीजिए वो 100% वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी एक दूसरे से मैच हो जाए, तो ये तभी डिमिनिश होगी जब तक कि वो बॉडी वन बंद नहीं हो जाना। इस चीज़ को रेजोनेंस कहते हैं। ये फिनोमिना जो लगातार आवाज़ आ रही है, इस चीज़ को अब ये फोर्स वाइब्रेशन नहीं कहलाएगा, ये फोर्स वाइब्रेशन तो कहलाएगा लेकिन रेजोनेंस के फॉर्म पर। इसे हम रेजोनेंस कहते हैं। जैसे टेबल में रखा 3 फिन या 4 फिन वाला टेबल फैन, उस टेबल में अगर मैं मान लीजिए कान लगाता हूँ तो कैसे उसमें लगातार फैन और टेबल की आवाज़ आपको जो है वो सुनाई देती है। एक बात इसमें याद रखें कि सभी रेजोनेंस फोर्स्ड वाइब्रेशंस कहलाते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं कि सभी फोर्स्ड वाइब्रेशन रेजोनेंस कहलाए। इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ट्रू हो। कुछ और टर्मिनोलॉजीज है, उसको भी कंप्लीट करता हूँ। मान लीजिए बॉडी वन है एक जो साउंड जनरेट कर रहा है, मान लीजिए मैं हूँ, गुड मॉर्निंग राहुल, और दूसरी बॉडी टू है, मान लीजिए 48 इंच दूर में मेरा कोई क्लोन है, या फिर मान लीजिए मेरा कोई कॉपी कैट है जिसकी साउंड की फिजिक यानी कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड वैसे ही है जैसे बॉडी वन से मिलती है। हेलो, 20 साइकिल्स वो भी जनरेट कर रहा है, 20 साइकिल्स मैं भी जनरेट कर रहा हूँ। हम दोनों सेम टाइम पर सेम मोमेंट पर कहना या बोलना शुरू करें तो वो दोनों साउंड्स वेव फॉर्म को मिलकर एक रिजल्टेंट बनाती है जो साउंड के थर्ड ऑब्जर्वर यानी कि आप उन दोनों मौजूदा एम्पलीट्यूड से ज़्यादा इंटेंसिटी में आपको सुनाई दे, वैसी ही 20 साइकिल्स में, वैसी ही फ्रीक्वेंसी में, मगर यहाँ पर रिजल्टेंट साउंड इन दोनों सोर्सेज से ज़्यादा रीइंफोर्स्ड होगा। तो इस तरह के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन इन दोनों साउंड सोर्सेज की कोई फिजिक यानी कि फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो तो रिजल्टेंट आवाज़ आप दर्शकों को फीकी फीकी सी सुनाई देती है या फिर नॉइज़ के रूप में आपको जो वो सुनाई देती है, कुछ आवाज़ आपको जो वो समझ में नहीं आती। इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि साउंड के इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। नेवर माइंड। अब मान लीजिए कि एक 90 डिग्री की दीवार के बाद एक पूरा हॉल है। उस 90 डिग्री के एज में OA की डिस्टेंस में आपने एक ओमनी डायरेक्शनल साउंड सोर्स रखा है। लेट्स जैसे कोई रेडियो लाउड स्पीकर आपने रखा है, और OB साइड में कुछ डिस्टेंस पर आप जो है वो कुछ काम कर रहे हैं और आपको उस रेडियो की आवाज़ को महसूस कर रहे हैं, और उस OB की दीवार से थोड़ी सी डिस्टेंस पर आप खड़े हैं। तब जाकर आपको उस रेडियो की आवाज़ आप 90 डिग्री के वॉल में महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही OB की दीवार से सटे हों तो आपको वो रेडियो की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो वो 90 डिग्री के कुछ एंगल अल्फ़ा में अकॉर्डिंग आपको OB की दीवार से दूर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको रेडियो की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो वो साउंड के कॉर्नर से कुछ एंगल मुड़ जाना, इसे साउंड का डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब अगर मान लीजिए उस दीवार को हटा देते हैं, नाउ इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द लीनियर डायरेक्शन, तो सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर उस लाइन के किनारे खड़े हैं और एक साउंड जनरेटिंग सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, तो वो अपनी निर्धारित इंटेंसिटी से साउंड निकाल रहा है। मगर आप जो उस लाइन के किनारे आप खड़े हैं तो वो आपकी तरफ बॉडी आ रही आवाज़ आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और बढ़ते हुए वाइब्रेशन से आपको महसूस होती है। वो बॉडी तो एज यूजुअल अपनी ही फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जनरेट कर रहा है, लेकिन आपको जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और बढ़ते हुए वाइब्रेशन से आपको महसूस होती है। और वही साउंड सोर्स अगर वो आपसे गुजर जाने के बाद दूर से जैसे मान लीजिए अगर वो साउंड जनरेट कर रहा है, तो आप जो उसके पीछे खड़े हैं वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम फ्रीक्वेंसी में आपको जो है वो सुनाई देती है, और उसके वाइब्रेशंस धीरे धीरे जो है वो कम होने लगते हैं, डिमिनिश होने लगते हैं। तो वो आपकी तरफ आना और आपकी तरफ से जाने के कारण फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा बढ़ना और कम होना, इसे डोपलर इफेक्ट कहते हैं, बॉडी के मूवमेंट के कारण। अभी यहाँ पर वो बॉडी स्टेशनरी नहीं है, वो बॉडी मूव हो रही है, इसी के कारण जो है वो डोपलर इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ये तो मैंने साउंड सोर्स के कम स्पीड में मैंने बात की। अब अगर मान लीजिए वो बॉडी वन की स्पीड हद से ज़्यादा है, जैसे आसमान में होता है, और मान लीजिए वो बॉडी तेज़ी से आपकी तरफ अगर मूव हो रही है, तो वो जो है अब वो इफेक्ट जो है वो डोपलर इफेक्ट नहीं कहलाएगा, अब वो वहाँ पर सोनिक बूम कहलाएगा। जैसे आसमान में फाइटर एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के पास आते हुए वो आपको साउंड देती है, लेकिन जैसे ही वो एयरक्राफ्ट फट से दूर चला जाता है, आपको झकझोर करके जो है वो चला जाता है, तो वो एक तरह से कॉनिकल वेव फ्रंट बनाता हुआ जो है वो आगे निकलता है, और वो कॉनिकल जैसा साउंड वेव आपको जो है वो महसूस होता है।
अगर वो सिर्फ आवाज़ करता हुआ, वाइब्रेट करता हुआ सॉनिक बूम जो कहलाता है वो झटका देने तक सही है, जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में टॉप गन मूवी में होता है 1986 में जो टॉप गन टॉम क्रूज़ की जो बनी थी। लेकिन वो सॉनिक बूम अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, वाइब्रेशन के कारण अगर वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, मान लीजिए शीशा टूट गया या फिर बिल्डिंग ही पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई, तो वो अब सॉनिक बूम नहीं कहलाएगा, अब वो शॉक वेव्स कहलाएगा। अभी ये सॉनिक बूम और सॉनिक वेव्स जो एक्सप्लेन किया, जनरली ये एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लॉन्च में ही जो है वो महसूस होता है, जिसे मार्क नंबर से जो है वो जज करते हैं, जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ द सोर्स के रेशियो के बराबर होता है। अगर वो रेशियो 1 से कम है तो वो सबसोनिक स्पीड कहलाती है जेट प्लेन की। अगर वो रेशियो 1 से बड़ा है तो वो सुपरसोनिक स्पीड कहलाती है। अगर वो मान लीजिए 5 से अगर बड़ा है तो वो साउंड की स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड जो है वो कहलाएगी। अब इसमें और भी जीके के टर्म्स आते हैं, जैसे नोट, एंटी नोट, ओवरटोन्स, ऑर्गन पाइप, इस तरह के टर्म्स भी आते हैं, पर मेरे के हिसाब से जो है वो जनरल नॉलेज के हिसाब से इतने टर्म्स जो है वो काफ़ी है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये मेरे पीवी लॉग के 5वें हिस्से का तीसरा हिस्सा था। अगले पीवी लॉग में मैं बेसिक फिजिक्स का अगला अध्याय लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पीवी लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यूट्यूब वेबसाइट मीडिया आपके लिए है, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए, खुशियाँ फैलाइए, अफवाह नहीं। दिस वॉज राहुल रंगारे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।